नमस्कार, जेच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बीपीएससी में जो रीजनल जो फ्रेज और इडियम्स है या रीजनल जो कोई स्टेटमेंट है या कोई कोटेशन है, उस पे बीपीएससी के द्वारा निबंध पूछा जा रहा है। और ये निबंध जो है इसको लेकर के जो मार्केट में है वो एक हवाबाजी चल रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारे भाषण तो देते हैं, लेकिन ऐसे निबंध को लिखा कैसे जाए इसको लेकर के जो प्रॉपर जो तथ्य है, जो उसकी स्ट्रक्चर है या उसकी सिनॉप्सिस है, उस पे कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पास बैचेस है, हमारे पास ये है वो है, लेकिन कोई लोग खुल के यूट्यूब पे ये आकर के नहीं बताते हैं कि इस टॉपिक को लिखा कैसे जाए। ठीक है, कोई आकर के बताए तब तो कोई दूसरा उसमें कमी निकालेंगे। मैंने इस चीज को एक चुनौती के रूप में लिया और आपको पता है कि मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, मैथिली भोजपुरी फ्रेजेस स्टेटमेंट जिससे आ रहे हैं, और उसको मैं रेगुलर इस चैनल पे करा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि एक स्टैंडर्ड ऐसे कैसा होता है। अगर मेरे ऐसे में भी कुछ कमी है तो आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी क्रम में हम लोगों ने आज जो ये टॉपिक लिया है, ये 69th बीपीएससी में पूछा गया है। 69th बीपीएससी में भोजपुरी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। ठीक है, यानी बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला। मेरा मेरा जो उद्देश्य है प्रॉपर है इस कंटेंट का कि बाइलिंगुअल रखने का, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम में तो है ही नहीं, ऐसे राइटिंग पे कोई गाइडेंस ही नहीं है मार्केट में। तो इसमें मेरा जो मकसद है वो ये है कि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। तो आइए इस तरह के जो टॉपिक है इसको लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक का मीनिंग समझ में आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए कि आखिर ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो सीधे सीधे क्लियर ये हो रहा है कि बिना समाज का कोई बोली या भाषा हो ही नहीं सकता है, और बिना बोली या भाषा का कोई समाज हो ही नहीं सकता। यही मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ दैट इज देयर आर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, सोसाइटी एंड लैंग्वेज, देयर आर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज, यानी समाज और भाषा के बीच जो संबंध होता है वो अन्योनाश्रित संबंध होता है। ऐसे करके आप इसको कह सकते हैं, समाज और भाषा के बीच का संबंध अन्योनाश्रित होता है। ठीक है, ये इसका मतलब निकल करके आता है। यानी ना तो समाज भाषा के बिना रह सकता है, मुख्य समाज हो ही नहीं सकता है। समाज तभी बनते हैं जब संवाद होता है, जब डायलॉग्स होते हैं, और डायलॉग्स के लिए क्या चाहिए, आपके बोली यानी भाषा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। और कोई भी समाज होगा, क्योंकि समाज में कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से बातें बनती है। तो बात होती है इसीलिए समाज का निर्माण होता है। तो समाज में भाषा का महत्व, और भाषा भी तभी है जब समाज है, क्योंकि जब समाज होगा ही नहीं तो फिर भाषा का क्या महत्व रह जाएगा, कौन बोलेगा। जब खाली एक रेगिस्तान में अगर आप अकेले हैं तो आप किससे बात करेंगे। समाज का होना जरूरी है, राइट। अब इसी चीज को जो है पूछ रहा है, और इसी को हमें ऐसे के फॉर्म में लिखना है। मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना बीपीएससी में, आईएएस में, ठीक है। एक बात और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, अकेला मैं ही मुखर्जी नगर में एकमात्र शिक्षक हूं जो यूपीएससी के, बीपीएससी के और यूपीपीसीएस के जो ऐसे होते हैं उसमें लेक्चर के साथ साथ क्लास में ऐसे राइटिंग कराता हूं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि क्लास में अगर मेरी देखरेख में अगर आप 40-50 ऐसे लिख लेंगे तो आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ लेक्चर सुन सुन करके कि हाउ टू राइट ऐसे वाले बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर है, तो उससे आप प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि जितने भी प्रीवियस ईयर है आईएएस पीसीएस, सब मैं आप लोगों को ऐसे राइटिंग, फिलोसॉफिकल ऐसे जो आईएएस में पूछ रहा है, इवन वो सारी जो ऐसे है मैं ऐसे ही यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में आप लोगों को करा दूं, ताकि आप क्वालिटी को जज कर सके और मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सके। ठीक है, मेरा पेड कोर्स मुखर्जी नगर में 2 इंस्टीट्यूट में चल रही है, एक मोबीशाला बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला में, और दूसरा दीक्षांत आईएएस में चल रही है, जहां पे आईएएस और बीपीएससी के ऐसे राइटिंग मैं करा रहा हूं बाइलिंगुअल। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे नंबर अपना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में दे देता हूं, जहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला। कब पूछा है ये? 69th बीपीएससी में पूछा है। अब जैसे कि मैं अक्सर क्लासेस में भी बताता हूं स्टूडेंट्स को कि किसी भी राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं। इसी तरह से जो एसे होता है, हमारा जो निबंध होता है, उस एसे के भी 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, यानी कि प्रस्तावना,
प्रस्तावना के बाद विषय विस्तार, जिसको हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं, मेन बॉडी भी कह सकते हैं, और उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो यहाँ पे प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या और कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो लिखा जाएगा ऐसे टॉपिक पे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसी को कोट कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है ना कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, अब बिन बोली के समाज हो सकेला का। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, बिन समाज के बोली हो सकेला का और बिन बोली समाज हो सकेला का। ठीक है, और उसके बाद जाकर के स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम लोग यहां से सेंटेंस शुरू करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग उसी लाइन को ही कोट कर देंगे जो आपसे पूछा गया है। तो आपने लिखा बिन समाज के बोली हो सकेला का और बिन बोली समाज हो सकेला का, और उसके बाद जाकर के जब इसको आपने लिख लिया इन्वर्टेड कॉमा में, यहां से हम पहला लाइन लिखना शुरू करेंगे। अब पहले लाइन में हम लिखेंगे क्या, जैसा कि मैंने कहा कि मैथिली या भोजपुरी स्टेटमेंट या उससे जो क्वेश्चन आता है मुहावरे या लोकोक्ति से, तो उसे हमें पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसी लाइन को ऊपर लिख दीजिए और इंट्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का, और उसके बाद जाकर के लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट shows the relationship between this statement shows the relationship between society and language, यानी यह कथन समाज और भाषा के बीच संबंध को दर्शाता है। ऐसे करके लिखेंगे, यह स्टेटमेंट या यह कथन समाज और भाषा के बीच के संबंध को दर्शाता है। वस्तुतः in fact there is an interdependent relationship between society and language। ऐसे लिखेंगे, वस्तुतः समाज और भाषा के बीच अन्योनाश्रित संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के लिखेंगे कि समाज शरीर है तो भाषा उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, समाज शरीर है, सोसाइटी इज द बॉडी एंड लैंग्वेज इज इट्स एक्सप्रेशन, इसकी अभिव्यक्ति है। राइट, भाषा क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। और उसके बाद जाकर के समाज एक तरह से क्या है कि समाज की जो चेतनाएं होती है, समाज की जो भावनाएं होती है, सोसाइटी की जो फीलिंग्स होती है, वो सब के सब कैसे एक्सप्रेस होते हैं, वो सब के सब भाषा से अभिव्यक्त होते हैं। और इसीलिए हमारी अभिव्यक्ति, हमारे समाज की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा समाज कैसा है ये लोगों को पता चल पाए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी, हमारा भाषा का तात्पर्य यहाँ पे व्यवहार और विचार दोनों से है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बिहेव, आपकी थिंकिंग, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे आपकी बिहेव और आपकी थिंकिंग दोनों है। तो आपकी लैंग्वेज कहने का मतलब अगर किसी से बुरा बर्ताव करते हैं यानी बुरी भाषा का प्रयोग करना, तो हम अगर किसी के साथ बुरे भाषा का प्रयोग करता है या हमारा समाज करता है तो पूरे समाज की एक इमेज बनती है, खराब इमेज बनती है। अगर हमारा समाज किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करता है, एक अच्छे लैंग्वेज से बात करता है, अच्छा बिहेव होता है, अच्छा उसका एक्सप्रेशन होता है, तो पूरा समाज जो होता है उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद जाकर के हम लोग लिखेंगे कि वर्षों पहले कबीर दास ने भी भाषा के महत्व को बताते हुए कहा था। ठीक है, कबीर दास के बारे में हम लोग लिखेंगे, कबीर दास ने अपने दोहा में कहा था, कबीर दास जी सेज इन द कपलेट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड स्पीक सच ए लैंग्वेज विच मेक्स द लिसनर हैप्पी, यानी कि कबीर दास ने वर्षों पहले कहा था कि हमारी जो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वालों को, ठीक है, क्या हो, अच्छा लगे, सुनने वालों को, आपको बोलने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। और उसके बाद जाकर के जब ये लिख लेंगे तो हम लोग कबीर दास के उस दोहा को यहाँ पे कोटेशन के रूप में कोट कर लेंगे और लिखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल लगे आप ही शीतल हो, यानी एक ऐसे भाषा का प्रयोग कीजिए जिससे आपके जो मन का आपा है, यानी कि मन का जो अहंकार वगैरह सब है वो समाप्त हो जाए। और उसके बाद जाकर के ऐसी भाषा हो जिससे क्या हो, तो दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगे और आप भी खुद भी अच्छा महसूस करें। और जब इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने जो टॉपिक है, जो आपने टॉपिक को बेहतर ढंग से समझा है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक।
इस टॉपिक का ये इंट्रोडक्शन होगा इस ऐसे का, और इस तरह से आपका जो निबंध होगा उसमें आपने कोटेशन जो यूज किया है उसी से स्टार्ट किया, और कबीर दास को आपने कोट करते हुए आपने एक पैराग्राफ में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक है, आ गया समझ में? ये ऐसे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि अब देखते हैं मेन बॉडी या बॉडी पार्ट जिसको कहा जाता है, तो उसको हम लोगों ने देखिए कितने भागों में बांटा है। ठीक है, अब कितने भागों में बांटा है यहाँ पे आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 6 भागों में इसको हम लोगों ने बांटा है इसके मेन बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो मेन बॉडी पार्ट में सबसे पहले क्या है, या मेन बॉडी या बॉडी पार्ट कह लीजिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्ट इन सोसाइटी, यानी जो समाज होता है उसमें भाषाविद का महत्व। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मेन बॉडी जब भी लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, हेडिंग में इसको बॉडी पार्ट नहीं लिखा जाता है, और ना ही हेडिंग में इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना लिखा जाता है। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ इज कंसीडर एज ए introduction of any essay and the last paragraph is considered as a कंक्लूजन ऑफ दिस एसे, राइट? यही होता है, यानी कि निबंध का जो अंतिम पैराग्राफ होता है वो इस रूप में उनको पढ़ते हैं कि यहाँ पे उनको उपसंहार यानी कंक्लूजन मिल जाएगा, और पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन के बाद आफ्टर द इंट्रोडक्शन एवरी पैराग्राफ इज कंसीडर एज एवरी पैराग्राफ इज कंसीडर एज ए मेन बॉडी और बॉडी पार्ट, जिसमें हम लोग पूरी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें चाहे तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में सवाल पूछते रहते हैं कि हेडिंग्स लिखा जाए या नहीं लिखा जाए बॉडी में, मेन बॉडी में। तो आपको मैं बता दूं कि हेडिंग्स लिखते भी हैं तो इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उल्टा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आपने अपने इस ऐसे को इतने डायमेंशन से, इतने भागों में बांट करके आप लोगों ने अपने इस ऐसे को लिखा है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग एक हेडिंग डालेंगे, और उस हेडिंग में आप क्या डालेंगे, इंपैक्ट ऑफ लिंग्विस्ट इन सोसाइटी, यानी समाज में भाषाविद का महत्व। ठीक है, समाज में भाषाविद का महत्व। और उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप ये लिखेंगे कि जो समाज में जो भाषाविद होते हैं हमारे, ठीक है, उनके द्वारा वो एक तरह से क्या होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं किससे, साहित्य के माध्यम से। यहाँ पे भाषाविद का तात्पर्य है साहित्यकार से है। यहाँ पे जो साहित्यकार होंगे वही क्या है, भाषाविद है, क्योंकि वो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति अपनी रचना यानी अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। और उस रचना का जो वृक्ष होता है वो एक तरह से देखें तो वो एक फल का वृक्ष होता है, जिसका फल जो है वो आने वाली पीढ़ी जो है उसको क्या करता है, उसका आस्वादन करता है, यानी उस फल को चखने का काम करता है। तो इस तरह से संपूर्ण जो मानव जाति होती है, ठीक है, उसके अगर आप देखेंगे तो उसको एक दिशा दिखाने का काम ये साहित्यकार और भाषाविद के द्वारा किया जाता है। यानी कि भाषाविद जो होता है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का काम करता है, और यही कारण है कि समाज में भाषाविद का अत्यधिक महत्व होता है, यानी भाषाविद अर्थात साहित्यकार जिनको हम लोग कह सकते हैं। अब फिर जाकर के जब ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद जाकर के अगला हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, और अगला जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे गोल ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का लक्ष्य। भाषा का लक्ष्य क्या होता है ये हम लोग बताएंगे। तो भाषा का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि समाज को एक जिंदा समाज बनाता है, यानी जिस समाज में मौन समाज होगा, जिसमें अभिव्यक्ति नहीं होगी, जिसमें बातचीत नहीं होगी, वो समाज कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आप बिना बातचीत का इंसान रह ही नहीं सकता है। तो समाज जो है, और भाषा का लक्ष्य क्या होता है कि समाज को एक जिंदा समाज बनाने का काम करता है। और कई बार जो होता है क्या होता है कि आपने अगर भाषा के आधार पर किसी को जीत लिया, कहते हैं कि तलवार से अगर किसी को आप पराजित करते हैं, ठीक है, तलवार से जो किया गया पराजय होता है वो एक लंबे समय तक नहीं रह सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर अगर आपने किसी को पराजित किया तो वो पूरी तरह से पराजित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एंशिएंट यूरोप में जब रोमन साम्राज्य वाले आते हैं तो रोमन क्या करते हैं, तो पूरे यूरोप पे, लगभग पूरे यूरोप पे जो रोमन अंपायर होता है उसका शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन उसी रोमन अंपायर को आपने देखा होगा कि जो ग्रीक का जो लैंग्वेज था उसका उस पर इंपैक्ट पड़ता है। रोमन ने तलवार के बदौलत भले ही ग्रीक को जीत लिया, लेकिन ग्रीक ने अपने भाषा के बदौलत अपने आप को जिंदा रखा, और यही कारण है कि ग्रीक समाज जो है वो आज भी जिंदा है। और ग्रीक ने यहां तक कि रोमन को भी प्रभावित किया अपने भाषा से। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने भले ही तलवार के बदौलत भारत को जीत लिया, लेकिन उनको पता था कि एक
लंबे समय तक ये युद्ध तभी जीता जा सकता है, ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब भाषा का उस पे भारत के भाषाओं को प्रभावित किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैकाले की पॉलिसी को लाई जाती है, यानी इंग्लिश मीडियम को लाया जाता है। और आज अगर पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो जहां जहां अंग्रेज गए, अंग्रेज के जाने के बाद भले ही अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छूट गई। भारत में नहीं कहा जाता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपनी अंग्रेजी छोड़ के गए, और आज उसी अंग्रेजी का प्रभाव आप भी हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे जीवन पे भी, आपके जीवन पे भी दिख रहा है। अभी अभी यूपीएससी की रिजल्ट आई है, उसमें भी आपने देखा कि 40-42 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए और 1000 के आसपास जो है वो इंग्लिश मीडियम से है, 950 प्लस, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाषा का जो प्रभाव होता है वो स्थायी होता है। भाषा का लक्ष्य, भाषा में समाज में को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, और तलवार की विजय से ज्यादा अस्थायी जो होता है वो भाषा होता है। और इसीलिए हमें भाषा का प्रयोग जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एपिक्स है उसमें हम रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रामायण के विभिन्न पात्रों के द्वारा एक दूसरे से जब संवाद किया जाता है, जब डायलॉग्स किया जाता है, तो उस समय आपने लैंग्वेज को देखा होगा। जैसे भगवान श्री राम के भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी के लिए कितना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं भगवान राम, वो आपने रामायण में देखते हैं। जब हनुमान जी के लिए वो बताते हैं, भगवान राम जब भरत से अपना शेयर करते हैं उनके बारे में, तो कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, आज्ञा भंग कबहू नहीं कीन्ही, जहां पठाई तहां जाई। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने भाई की तरह मानते हुए भगवान जो ये हैं हनुमान जी है उनको अपने भाई की तरह मानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, अपने भाई भरत के सामने प्रशंसा करते हैं कि उनकी जो ऋण है उससे मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। तो इस तरह से भाषा आप देख लीजिए। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जब हमारा सत्ता निरंकुश होने लगता है एक डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी देश में, जब सत्ता निरंकुश होने लगता है तो जो हमारे भाषाविद होते हैं वो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, समाज में क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा बोले गए, जैसे आपको याद होगा कि जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता था तो लोगों के अंदर क्या होता था, एक उत्साह आ जाती थी अंग्रेजों के खिलाफ वो बगावत पे के लिए एक मजबूती उनको मिलती थी। ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो समाज में होता है, समाज में क्या होता है कि जो भाषा का लक्ष्य होता है कि भाषा कई बार निरंकुश सत्ता को ललकारता है और कई बार तो उसे उखाड़ भी फेंकता है। और इसीलिए उस भाषा का अगर जब प्रयोग किया जाता है तो काफी सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि फावड़े, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़ा और हल का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसान से तात्पर्य है, यानी कि एक ऐसा समाज जहाँ पे किसान है। फावड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो फाइनली कौन पावरफुल है, जनता है। तो आपने भाषा के माध्यम से बताया और आपने भाषा के माध्यम से क्रांति या परिवर्तन की बात की। तो भाषा क्या है, तो समाज में समरसता लाता है, समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और समाज को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। समाज में गलत या अन्याय के खिलाफ आवाज उठा करके समाज को एक सही दिशा देने का काम करता है। ऐसा आप लिखेंगे। फिर जाकर के हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे बॉडी पार्ट में, मेन बॉडी में, और फिर लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज के बीच संबंध। तो भाषा और समाज के बीच का जो संबंध होगा उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा समाज का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, एक तरह से उसका मिरर होता है, और समाज जो सोचता है वही अभिव्यक्त होता है। और इसके लिए हम लोग एक स्टोरी ले लेंगे, जैसा कि मैंने कहा है कि आप अपने एसे में चाहे तो लगातार आप स्टोरी यानी कहानियों को फिट कर सकते हैं। और एक कहानी आप रिसेंट एक इंसिडेंट ले लेंगे जो मालदीव में हुआ था। मालदीव में आपने देखा होगा कि मालदीव के मंत्रियों के द्वारा, जो उनके सरकार में कुछ मंत्री थे, उनके द्वारा भारत के लिए, भारतीयों के लिए ट्विटर पे जिस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। उसके जवाब में भारत सरकार भी चाहते, भारत सरकार के मंत्री भी चाहते तो उसी भाषा में उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन भारत ने उस भाषा में जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे ऐसा कोई कैंपेन चला करके भारतीय, कम से कम भारत सरकार से जुड़े हुए लोगों ने उतने चीप लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया। तो चीप लैंग्वेज का प्रयोग करके एक तरह से मालदीव के लोगों ने ये दिखाया, वहां की सरकार के लोगों ने दिखाया कि उनका क्या लेवल है। और फिर अच्छे भाषा में जवाब देकर के भारत सरकार ने, जबकि मालदीव से कई गुना भारत शक्तिशाली है और संपन्न है, बावजूद भारतीय सरकार ने संयम बरता, भारत के मंत्रियों ने संयम बरता और दिखाया कि भारत कितना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद, इतना रिचेस्ट कंट्री, एक सुपर पावर, उभरता हुआ सुपर पावर होने के बावजूद भारत ने मैच्योरिटी दिखाया। और इस तरह से भाषा जो है
समाज को क्या करता है, ये दिखाता है। भाषा और समाज के बीच जो संबंध होता है उससे पता चलता है कि समाज कैसा है। समाज के द्वारा जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी से पता चलता है कि समाज कैसा है। तो भारत भारत की जो सोच है, भारतीय समाज की सोच है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि है, प्राचीन जो हमारे विद्वान लोग रहे, वो हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया विरासत में। मालदीव का तो आप जाएंगे तो 40 साल पीछे जाएंगे तो मालदीव का कुछ इतिहास नहीं मिलता है। भारत का 5000 साल पुराना भी इतिहास आपको मिलता है, एविडेंस मिलते हैं, और एक सभ्य समाज हुआ करता था भारत आज से 5000 साल पहले भी। तो इसीलिए हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी कहा गया है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। हमें तो वहीं से हमें क्या मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि एक संस्कृत का आप श्लोक लिख सकते हैं, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, अप्रियम सत्यम अप्रियम। कहने का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, यदि सत्य भी अप्रिय हो तो मत बोलिए। ये हमारे संस्कृत में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, और ये हमें एक संस्कार और एक ये देता है, एक डायरेक्शन देता है कि भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। खास करके एक जिम्मेदार समाज को, एक जिम्मेदार राष्ट्र को किस प्रकार भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समाज में बड़े परिवर्तन लाते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस को, ठीक है, फेस करते हैं और समाज को प्रेरित करने का काम करते हैं। जैसे कि भाषा के माध्यम से दुष्यंत कुमार के द्वारा समाज को प्रेरित करते हुए कहा जाता है, आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे कोट करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस तरह से आप दुष्यंत कुमार के ये लाइन को लिखेंगे कि किस तरह से समाज को जगा करके समाज को जो है वो एक सही दिशा देने का काम भाषा करता है। फिर उसके बाद जा करके फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग आ जाएंगे अगले इस पे हेडिंग पे, और अगला हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कहां से हम लोगों ने शुरू किया था, एक भोजपुरी स्टेटमेंट से। फिर जाकर के हम लोग लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन सोसाइटी, समाज पर भाषा का प्रभाव, समाज पर भाषा का प्रभाव। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लिटरेचर, यानी जो भाषा है वो साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। और उसके बाद जाकर के हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि किस तरह से द फादर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेर द लिटरेरी फिगर्स रोशो एंड वोल्टियर, यानी रूसो और वोल्टेयर के द्वारा जो है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की जाती है, तो उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसकी वजह से समाज में क्रांति आती है। ठीक उसी तरह से अगर देखें, समाज जागरूक होता है और समाज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, और फ्रांस की क्रांति दुनिया के लिए क्या बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक उसी तरह से कई टुकड़ों में बटा हुआ इटली, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ इटली, जब मेजिनी के लेखों के द्वारा प्रभावित होता है, मेजिनी के द्वारा लिखे गए आर्टिकल से प्रभावित होता है, तो पूरा इटालियन समाज एकजुट होता है। और आज का जो इटली देख रहे हैं, ये 500 से भी ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ आज एक इटली, एक देश के रूप में। तो इस तरह से भाषा का समाज पर भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इस चीज को इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, और भारतीय कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद को लेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने भाषा के माध्यम से समाज में को एक दिशा देने का काम किया था। मुंशी प्रेमचंद पूस की रात जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो जो किसान होता है जिसका नाम हल्कू होता है, उसके द्वारा जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उससे किसानों का दर्द हमें पता चलता है कि एक किसान जब अपनी फसल को बोता है और जब अपनी फसल को काट करके घर लाता है, उस दौरान उसे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है कि उसे ठंड में ठिठुरना पड़ता हो, जैसा कि पूस की रात में दिखाया गया है कि रात भर वो ठंड से ठिठुरता है, उसके पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी फसल खराब हो जाती है। कई बार किसान दिन भर धूप में काम करते रहता है, ठीक है। तो ये जो जब इस तरह के भाषा का प्रयोग करके जो रियलिस्टिक जो होती है, जो आपको एक्चुअल जो चीजें होती है, उसको जब लैंग्वेज के माध्यम से प्रेमचंद बताते हैं, तो हमें जब फील आता है कि वास्तव में देखिए किसान कितना मेहनत करता है। फिर जाकर के हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि एक किसान के मेहनत को हम लोग आसानी से नहीं समझ सकते हैं, खास करके जो लोग जिनको बनी बनाई रोटी प्लेट में मिलता है, और कई बार हम खाना शादी वगैरह सब में जाते हैं तो फेंक देते हैं, हम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। और उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यूं ही नहीं मिल जाता है दुकानों में आटा, तपती धूप में किसी ने गेहूं था काटा।
ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर जाकर के हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही प्रेमचंद ने सदगति नाम की कहानी में कैसे बताया था कि जातिवाद से जकड़ा ये समाज जो होता है वो किस तरह से अन्याय और शोषण करता है किसी भी कमजोर व्यक्ति का। और उस सदगति में जो उस व्यक्ति के द्वारा, उस दुखिया के द्वारा जो उसकी कहानी दिखाई गई है, उससे सामान्य व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के भी दिल पसीज जाता है कि यार इस तरह का जातिवाद नहीं होना चाहिए समाज में। और आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के भाषा और उन्हीं के साहित्य की वजह से जब भारत आजाद हुआ तो भारत में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, जमींदारी का उन्मूलन किया गया भारतीय समाज में, किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए उन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाषा का ही तो ये प्रभाव था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा पार्लियामेंट बना और हमारे पार्लियामेंट में बाद में बहुत सारे एक्ट्स लाए गए ताकि समाज में जो कमजोर वर्ग है उनको विभिन्न प्रकार से सहायता पहुंचा करके उनका भी इंपावरमेंट किया जा सके। तो इस तरह से देखेंगे तो समाज पर भाषा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद जाकर के हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके बाद जाकर के अगला पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे और उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो हम लोग हेडिंग देंगे, इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन लैंग्वेज, यानी भाषा पर समाज का प्रभाव। ठीक है, भाषा पर समाज का प्रभाव, तो भाषा पर भी समाज इसमें लिखेंगे कि जिस प्रकार से, ठीक है, जस्ट एज लैंग्वेज इफेक्ट सोसाइटी, लैंग्वेज इटसेल्फ आल्सो अफेक्टेड बाय सोसाइटी, यानी जिस प्रकार भाषा समाज को प्रभावित करता है वैसे समाज खुद भी भाषा से प्रभावित होता रहा है। जैसे कि भारत में कहा जाता है कि प्रत्येक 10 कोस में क्या होता है, भाषा या बोली बदल जाती है। 10 कोस का मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो कहा जाता है कि भले ही आप अगर इंडिया के एक भोजपुरी बेल्ट में भी भले चले जाइए, तो आपको एक चीज बता दूं कि बक्सर की भोजपुरी और देवरिया की भोजपुरी में आपको फर्क नजर आ जाएगा, गाजीपुर की भोजपुरी और बनारस की भोजपुरी में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ जाएगा, और अगर आप छपरा की भोजपुरी और मऊ की भोजपुरी पे जाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब, कहा जाता है कि प्रत्येक 10 कोस में क्या होता है, बोली बदल जाती है। इसी तरह से आप अगर जाएंगे तो मधुबनी की मैथिली और दरभंगा के मैथिली में आपको अंतर दिखेगा, और इसी तरह से अगर आप दरभंगा से समस्तीपुर और बेगूसराय की तरफ जाएंगे तो एकदम से मैथिली जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगी, एकदम से चेंज होकर के वो वज्जिका हो जाएगी, मैथिली का ही अगला रूप हो जाएगा। तो प्रत्येक 10 कोस पे क्या होता है, बोली या भाषा बदल जाती है। तो इस तरह से भाषा समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, भाषा जो है वो समाज को विभिन्न प्रकार का क्या देता है, ठीक है, ये समाज जो है वो विभिन्न प्रकार के इसके माध्यम से लोकोक्ति, मुहावरा, इन सब के माध्यम से क्या करता है, भाषा को समृद्ध करने का काम करती है। ठीक है, इस तरह से चीजें लिख सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से अगर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर को भी कोट कर सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर समाज को कहता है कि आप अपना अभिव्यक्ति कीजिए और गलत को गलत और सही को सही कहिए, तभी समाज ये होगा। ठीक है, तो इसी तरह से समाज को जगाने का काम करता है जिससे भाषा समृद्ध होती है। और रामधारी सिंह दिनकर को आप यहाँ पे नीचे कोट करेंगे और उसके बाद जाकर के लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ऐसे लोगों के लिए जो अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं, यानी कि समाज को समृद्ध नहीं करते हैं भाषा के माध्यम से, ऐसे लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर का ये आप कविता लिख सकते हैं कि छेड़ता आया जमाना, छेड़ता आया जमाना, कभी कौम ने मुंह खोलना नहीं सीखा, जल गई दुनिया हमारे सामने किंतु हमने बोलना नहीं सीखा। इस तरह की बातें आप लिखेंगे और उसके बाद जाकर के लास्ट में हम लोग कहां पे पहुंचेंगे, तो लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे कंक्लूजन में, यानी कि निष्कर्ष में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में पहुंचेंगे और कंक्लूजन में देखिए क्या लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन या यानी कि उपसंहार, कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। ठीक है, तो ये पहला पेज थोड़ा सा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और लास्ट में हम लोग उपसंहार में क्या लिखेंगे, तो उपसंहार या कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि दस लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी इस प्रकार भाषा जो है वो समाज का क्या है, तो समाज का एक अभिन्न अंग होता है, व्हिच इंस्पायर पीपल थिंक, रिफ्लेक्ट एंड टेक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, जो समाज को क्या करता है, सोचने, अभिव्यक्त करने और सही दिशा में आगे बढ़ने
कदम बढ़ाने की क्या करता है के लिए प्रेरित करता है। इस तरह की बातें हम लोग लिखेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार भाषा जो है वो समाज का भाषा और समाज के बीच जो होता है वो एक तरह से किस टाइप का होता है, जस्ट लाइक क्या लिखेंगे, लैंग्वेज एंड सोसाइटी लाइक सोल एंड बॉडी, यानी कि भाषा और समाज के बीच का जो संबंध होता है वो आत्मा और शरीर की तरह संबंध होता है। और अंत में इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है, अंत में ऐसे लिख सकते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, ठीक है, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इस ऐसे को। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या जाना, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जाना, इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें लगता है कुछ कमी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपको अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट में अपनी भाषा में इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आप जो है सुझाव भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। एक जेन्युइन एक रिसर्च कंटेंट का जो मेरा प्रयास है कि जो बड़ी समस्या है पटना से लेकर के दिल्ली तक लोग सिर्फ निबंध के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, मैं आपको निबंध लिखवा करके क्लास में अपने बैचेस में बताऊंगा। तो आप चाहे तो मेरे क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दिया है नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो दीक्षांत आईएएस या बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला दोनों जगह मुझसे आप जुड़ सकते हैं। दोनों मीडियम में ये मैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग करवा रहा हूं और 40 से भी ज्यादा 40-50 के बीच में लगभग हर बैच में मैं ऐसे राइटिंग करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग अगर चाहे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। आगे जो ये मेरा जो ये सीरीज है, इस सीरीज में मैं आईएएस में पूछे गए प्रीवियस ऐसे को आपके सामने करा के बताऊंगा कि कैसे लिखा जा सकता है उसको। बीपीएससी में जो पूछे गए हैं भोजपुरी मैथिली के अलावा जितने कंटेम्प्रेरी और फिलोसफिकल ऐसे इशू पे जो ऐसे पूछा गया उसको भी मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हो सकता है। और आगे जो संभावित निबंध है जो 70 बीपीएससी 71 बीपीएससी में पूछा जा सकता है या फिर 2024 के आईएएस में पूछा जा सकता है, ऐसे टॉपिक मैं क्लासेस में पूरी डिटेल में कराता हूं। ऐसे राइटिंग प्रोग्राम के तहत क्लास में मैं आराम से लिखवाता भी हूं। कुछ मैंने क्लास में जो लिखवाता हूं ऐसे आराम से एक एक करके लाइन रिपीट करके, उसके भी वीडियो मैंने डाले हैं जिससे आप मुझे जज कर सके। आप उसमें देख सकते हैं जेएच एजुकेशन के चैनल पे। तो मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। ठीक है, जय भारत, मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।